रामस्वरूप बाबू आगे कहते हैं कि हम तो आपके हैं, सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होते हुए, लड़के की ओर देखते हुए, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप बाबू कहते हैं, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर कहता है, जी यही कोई साल 2 साल। साल 2 साल यानी क्लियर नहीं है। बाबू रामस्वरूप फिर पूछते हैं कि साल 2 साल? शंकर कहते हैं, है, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, यानी कभी फेल भी हो जाए तो 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि बात यह है साहब कि शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं इन लोगों को, इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की भूख। अपने जमाने की बातें करते हैं वो। बाबू रामस्वरूप प्रसाद कहते हैं कि कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बलाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि और अब तो बहुत सारे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में, यानी स्पोर्ट्स की बात की जा रही है कि स्कूल में बहुत से स्पोर्ट्स होते हैं। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोरते हैं। रामस्वरूप बाबू कहते हैं कि जी हाँ, उस जमाने की बात दूसरी ही थी। गोपाल प्रसाद कहते हैं जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का तो यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। कितनी जबरदस्त बात कर रहे हैं, 12 घंटे की सिटिंग, 12 घंटे लगातार पढ़ने की बात कर रहे हैं। मैं सच कहता हूं कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए भी नहीं कर सकते। रामस्वरूप बाबू कहते हैं जी हाँ यह तो है ही। गोपाल प्रसाद आगे कहते हैं कि माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है, यानी अपने आप को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है यदि उस जमाने की यदि हम बात करते हैं तो। रामस्वरूप बाबू कहते हैं, जी हाँ वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना है, शंकर भी ही करता है। आगे फिर उनमें चर्चाएं होती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब देखिए बिजनेस, शादी को बिजनेस की बात कर रहे हैं ये। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस बिज समझ कर, ओ अच्छा लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं, ये सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? गोपाल प्रसाद कहते हैं कि ये सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? रामस्वरूप बाबू कहते हैं, तकल्लुफ किस बात का है? ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहां तशरीफ लाए हैं, वरना मैं किस काबिल हूं? माफ कीजिएगा जरा अभी हाजिर हुआ। अंदर जाते हैं, शायद वो कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए जाते हैं, कुछ लेने के लिए जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, शायद अपने बेटे से कह रहे हैं, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर क्या कहता है, जी कुछ खंगार करके इधर उधर देखता है ऐसे करता है और फिर इधर उधर देखता है, मकान वकान को देखता है। गोपाल प्रसाद कहते हैं क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठे हो? यहाँ कुछ गड़बड़ है, उसके स्पाइनल में, उसकी रीढ़ की हड्डी में कहीं ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो थोड़ा सा झुक करके बैठा है। इसीलिए पिता ने पूछा कि झुक कर क्यों बैठे हो? ब्याह का तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए, मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद आगे कहते हैं आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप कहते हैं चाय को प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद कहते हैं कि नहीं साहब, मुझे आधा दूध आधी चाय दीजिए और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं, एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है। गोपाल प्रसाद कहते हैं और फिर चीनी भी नाम के लिए,
चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? बाबू रामस्वरूप कहते हैं कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हैं, चाय का प्याला। शंकर खंकार करके शंकर कहता है कि सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं, हा 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 हा। गोपाल प्रसाद ने कहा कि मजाक नहीं साहब, यह टैक्स ऐसा है जनाब की देने वाले चूं भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। बाबू रामस्वरूप प्रसाद जोर से हंसते हुए कहते हैं, वाह वाह। बाबू रामस्वरूप प्रसाद आगे कहते हैं कि खूब सोचा आपने, वाकई आजकल ये खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो ये कभी उठता भी ना था। तस्वीर गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप बाबू शंकर की तरफ मुखातिब होते हुए शंकर की ओर बात करते हुए, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? बाबू शंकर कहते हैं, किस मामले में? रामस्वरूप बाबू कहते हैं कि यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही बोलते हैं, ये बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। यानी लड़की शादी करने के लिए खूबसूरत होना जरूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है ना? रामस्वरूप बाबू कहते हैं, जी हाँ, वह तो आप अभी देख ही लीजिएगा। गोपाल प्रसाद कहते हैं, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो अब यह रस्म ही समझिए। दोनों बातचीत आगे बढ़ाते हैं। रामस्वरूप कहते हैं, ये तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि और जायचा? जायचा अर्थात जन्म पत्री मिला लिए क्या? जायचा तो मिल के गया होगा, आपने जन्म पत्री तो मिला ही ली होगी। बाबू रामस्वरूप कहते हैं, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। तो कैसे कैसे लोग हैं, भगवान के चरणों में रख दिया तो जन्म पत्री खुद ब खुद मिल जाएगी, ऐसा उनका विचार है, ऐसा उनका सोचना है। गोपाल प्रसाद आगे कहते हैं कि ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक करके फिर बोलते हैं, लेकिन हाँ, ये जो मेरे कानों में भनक पड़ी है ये तो गलत है ना? अब किस भनक की बात कर रहे हैं? बाबू रामस्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं, ये पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। यानी गोपाल प्रसाद अपने बेटे के लिए ज्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते हैं। कहते हैं, मैम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर कहता है, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। बाबू रामस्वरूप प्रसाद कहते हैं कि नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछे इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं। कैसा उदाहरण दिया है इन्होंने कि मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। यानी पुरुष और स्त्री में फर्क होता है, ऐसा उनका मानना है। रामस्वरूप बाबू ने कहा, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं। उन्होंने भी साथ साथ में एक और उदाहरण दे दिया। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं।
गोपाल प्रसाद आगे कहते हैं कि हाँ हाँ वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। रामस्वरूप कहते हैं शंकर से कि आप चाय और लीजिए। शंकर कहते हैं धन्यवाद, पी चुका। बाबू रामस्वरूप कहते हैं गोपाल प्रसाद से आप। गोपाल प्रसाद कहते हैं बस साहब अब तो खत्म ही कीजिए। बाबू रामस्वरूप प्रसाद कहते हैं कि आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता नहीं। बाबू रामस्वरूप प्रसाद आगे कहते हैं मेज को एक तरफ सरका देते हैं। आगे कहते हैं फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं। गोपाल प्रसाद कहते हैं जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। यहाँ एक सवाल है, शंकर उससे नजरें क्यों छुपा रहा है? यहाँ कुछ गड़बड़ है, देखते हैं आगे। रामस्वरूप बाबू कहते हैं यही है, यानी अपने बेटी के लिए कहते हैं कि यही उमा है। रामस्वरूप यही आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्वीर अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ। चश्मा? रामस्वरूप कहते हैं जरा शक पकाकर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। यानी झूठ बोल रहे हैं, चश्मा उसकी पढ़ाई के कारण उसकी आंखों पर चढ़ा था, जबकि ये कहा गया कि इसकी आंखें दुखने आ गई थी, इसलिए पिछले हफ्ते ही ये चढ़ा है, पिछले महीने ही ये चढ़ा है। गोपाल प्रसाद कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप कहते हैं नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप अपनी बेटी से कहते हैं वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे बाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? पूछते हैं उसको। रामस्वरूप कहते हैं जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं नहीं साहब, काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद अभी ठहरो बेटी। बाबू राम प्रसाद कहते हैं थोड़ा और बैठी रहो बेटी। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप रहती है। बाबू राम स्वरूप जो बच्चे के पिता हैं, हाँ वह तो आपको बताना भूल ही गया, ये जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है। यानी ये जो कुत्ते वाली तस्वीर यहाँ दीवार पर टंगी हुई है वो इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद ये तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? बाबू राम स्वरूप प्रसाद फिर कहते हैं सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहां तक कि मेरी कमीजें भी गोपाल प्रसाद जरा रुकी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप बाबू कहते हैं उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखवा देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा
उमा कहती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। गोपाल प्रसाद गुस्से में आकर के, ताव में आकर के कहते हैं, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहां बुलाया है? उमा कहती है तेज आवाज में, जी हां, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से माप तोल कर रहे हैं। और जरा आपने इन साहबजादे से पूछे कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे। यानी उमा शंकर को जानती है और शंकर गर्ल्स हॉस्टल के आसपास घूमते हुए नजर आए थे उमा को। उमा आगे कहती है, और वहां से कैसे भगाए गए थे? शंकर कहता है, बाबूजी चलिए। यानी उसकी पोल खुल रही है, इसलिए उसने कहा कि बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? यानी गोपाल प्रसाद को अब शक हुआ है कि ये कॉलेज में पढ़ी है, तभी इसको ये लड़कियों के हॉस्टल की जानकारी है। रामस्वरूप बाबू चुप होते हैं, चुप रहते हैं। उमा कहती है, जी हां, कॉलेज में पढ़ी हूं, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। यानी इनके पुत्र ने गर्ल्स हॉस्टल में ताक झांक की है। उमा आगे कहती है, मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। बाबू रामस्वरूप प्रसाद कहते हैं, उमा, उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहां है, मैं चलता हूं। बेंत ढूंढ कर उठाते हैं, बीए पास? ओफो, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं बाबू गोपाल प्रसाद। यानी लड़की बीए पास है तो ये गजब हो जाता, उनके लिए बहुत नुकसानदायक बात हो जाती। उमा कहती है, जी हां, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा ये पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन, बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। ऐसा ही होता है जब एक लड़की के पिता मजबूर होते हैं, सगाई होते होते टूट जाती है, तो वो अपनी कुर्सी पर दम से बैठे। उमा सहसा चुप हो जाती है, प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा भी घबरा जाती है और घबराहट की हालत में आती है। प्रेमा कहती है, उमा। उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन कहता है, बाबूजी मक्खन। यानी वो लोग चले गए और वो मक्खन लेकर अब आ रहा है। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। तो देखा आपने रीढ़ की हड्डी में कि किस प्रकार समाज के जो ठेकेदार हैं वो अपने बेटे को तो शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, चाहे लड़के का चरित्र कैसा ही हो, लेकिन लड़की के चरित्र की एक एक बात जानना चाहते हैं। और लड़की ऐसी चाहते हैं अपने बेटे के लिए कि ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो, और दहेज की बातें भी करते हैं। तो सीखें, जानें वर्तमान हालात में क्या एक बेटी के लिए शिक्षा अनिवार्य नहीं है? क्या बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेती है तो वो गलत है? ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, ऐसे लोगों को सीख देनी चाहिए। यदि हमारी बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त करती है तो आने वाले समय का पता नहीं कैसा वक्त होगा, वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है। और शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाती है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। उम्मीद है रीढ़ की हड्डी आप लोगों को अवश्य पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।